देखिए, यूपी में जाति और जाति वाला जो मसला है ये बड़ा मजेदार है। हम ये मानते हैं कि यूपी क्या हिंदुस्तान में हर आदमी दो चेहरे लेके घूमता है, एक जो पब्लिक फेस है उसका, एक जो पर्सनल लाइफ। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई 2 या 4% लोग ऐसे कोई आप आइडेंटिफाई करके निकाल दें जो पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा लिबरल भी दिखाई देगा, बहुत ज्यादा उसका जो है लार्ज हार्टेड नजर आएगा, उसे लगेगा सब कम्युनिटीज के लिए उसके दिल में बड़ी गुंजाइश है। लेकिन वही आदमी जब पर्सनल लाइफ में जाता है या जब उसके आप रोजाना के जो डे टू डे उसकी जो चीजें हैं उन्हें आप अगर नोटिस करेंगे तो उतना ही ज्यादा वो सेक्टेरियन भी होगा, उतना ही ज्यादा कम्युनल भी होगा और उतना ही ज्यादा उसके अंदर जाति वाला जो एलिमेंट है वो नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन पॉलिटिक्स और पर्सनल चीजों में एक बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिक्स को आपको वक्त के हिसाब से कई बार चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे पिछली बार था, मतलब जो बीजेपी की 2017 में जब गवर्नमेंट आई तो उस जमाने में सबक सिखाना कहिए कुछ भी कहिए, जो पहला जो सो कॉल्ड जो कन्फ्लिक्ट हुआ उस गवर्नमेंट में वो शब्बीरपुर सहारनपुर में आपने देखा होगा, दलित बनाम ठाकुर ही शुरू हुआ था, वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद में बाकी चीजें आगरा में हुआ, फिर मेरठ में हुआ, जगह जगह कन्फ्लिक्ट हुए। हाथरस वाला इशू यही था, हाथरस में भी वो ठीक कर दे, एक टोन है असल में यूपी के अंदर हर आदमी के अंदर कैसे ठीक कर देना। और अभी जो एक डर जो सेल आउट होता था, ये जो जो अभी हम पिछले दिनों जिक्र कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी क्यों हारी, उसका एक रीजन ये भी है कि समाजवादी पार्टी जिन सोशल ग्रुप्स की बात कर रही थी सत्ता में साथ में लाने, यादव है, जाट है, गुजर है, अल्टीमेटली वो डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं जाति आधार पे। मतलब वो ठाकुर से या उससे कमजोर नहीं है, अल्टीमेटली ब्राह्मण से, अगर कंफ्लिक्ट के जोन में अगर हम बात करें। लेकिन जब वो पॉलिटिकल जब नैरेटिव होता है तो वो सेल आउट हो गया कि साहब ये लोग सत्ता में आएंगे तो गुंडा राज फैलाएंगे। तो ऐसा नहीं कि गुंडा राज या जातीय राज भारत यूपी के अंदर नहीं होता। हमने देखा जब मायावती गवर्नमेंट थी तो बहुत ज्यादा उस जमाने में अचानक जो स्पाइक आया कि बहुत ज्यादा SC स्टेट की रिपोर्ट फाइल होने लगी। तो ऐसा नहीं था कि उससे पहले SC एक्ट के जो है अपराध नहीं होते थे या एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं हो रहा था, या उसके बाद होना बंद हो गया। वो पहले भी था, उसके बाद भी है। बस मसला ये होता है कि कौन से अपराध आपके रिपोर्ट हो रहे हैं, जो फाइल में हो जाते हैं या दर्ज हो जाते हैं, जिनमें FIR दर्ज हो सकती है और जिनमें नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है यूपी में अगर आपको FIR फाइल करनी है तो या तो आपके जो है वो जातीय आपका समीकरण हो सत्ता के अंदर, या फिर आपका डोमिनेंस हो कम्युनिटीज पे। अब कम्युनिटीज पे डोमिनेंस वाला मसला ये है कि जी। उसमें दलित दलित उस सेटअप में नहीं बैठ पाता जब तक उनकी मायावती या उनकी कोई अलाइंड गवर्नमेंट ना आए। अब जो 2.0 आया है इसमें मसला बिल्कुल अलग हो गया। अब इसमें यह है कि आप अगर देखेंगे खुद ही दावा कर रहे हैं कि चाहे वो लाभार्थी वर्ग के बहाने कह रहे हों या कुछ भी कह रहे हो, इनडायरेक्टली उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन भी ये मान रही है कि दलितों का या मायावती की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ फ्लोट होके गया, इसलिए इसलिए बीजेपी सत्ता में है। अब पर्सनली आप उसे कह दीजिए कि साहब वो हैकिंग हो गया और ये सब, ये वो अलग चीज है, लेकिन हम ये कहते हैं माइंड जब हैक हो तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। अच्छा, कमजोर भी है काशी राम जी का जो नैरेटिव था। अगर आप पॉलिटिक्स को या उस पॉलिटिक्स को समझना चाहें, वो कहते थे कि भाई कमजोर का कोई विचारधारा नहीं होती, कमजोर के लिए पहली विचारधारा रोटी है, जी। कमजोर आदमी जहां रोटी मिलेगी उस तरफ चला जाएगा। अब स्थिति यह है कि बीजेपी कह रही 15 करोड़ लाभार्थी, और जब वहां वाली बात आ जाएगी मतलब गरीब या जो फाइनेंशियल स्टेटस है पोस्ट कोविड या पोस्ट नोटबंदी वाले जो एरा है, उसमें असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया, मनी का फ्लो खत्म है, लोगों के पास खाने रोजगार के बहुत सारे इश्यूज हैं। जी। ऐसे में राशन के थैले और वो सब जब उस आधार पे आप वोट लेकर आए तो जाहिर सी बात है एकदम खुल के तो आप नहीं कह सकते कि हम आपको मारेंगे या ठाकुर आपको कूटेंगे। लेकिन हाँ, जब जब मौका मिलेगा, कहीं अगर उन्हें लगेगा कि दलित अपने एक रेखा जो विभाजन रेखा खिंची उसे पार करने की कोशिश कर रहा है तो सबक सिखाया भी जाएगा, और उसे जो ठीक करने वाला जो टोन है वो ठीक कर दिया जाएगा, वाला वो ठीक ठीक भी किया जाएगा। मैं बड़ा सिंप्लीफिकेशन असल में है, हम लोग सरलीकरण के बहुत आदी हैं। यूपी बहुत डायनामिक स्टेट, वहां कोई भी एक वोटिंग बिहेवियर और वोटिंग डायनामिक कभी एक रहा नहीं। दोनों बातें हैं, मैं रत्नेश जी की बात से भी सहमत हूँ और अभिलाष जी का जो उन्होंने क्यों दिया उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। दोनों के बीच का एक ग्रे एरिया है जिसे शायद रत्नेश जी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वाराणसी गोरखपुर में बैठ के ये बात कहना बहुत आसान है कि जातियां खत्म, या वाराणसी या गोरखपुर का आदमी बात कह सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली
जब जब यूपी की राजनीति में धर्म का उद्भव हुआ है, राम मंदिर वाली लहर में हमने देखा था, 2014 से हम ये चीज देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जब ये कहते हैं कि जातियां खत्म हो जाएंगी, जातियां खत्म हो रही, तो वहां पे थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन ये है। मैं रत्नेश जी की बात से सहमत हूँ। मोहल्ले, आप ब्राह्मण जो है बराबर में अपने जाटव को मकान देने को तैयार नहीं। प्लॉटिंग हो रही है तो प्लॉटिंग में गुर्जर की कॉलोनी में जाट को मकान मिलने को तैयार नहीं। आप जाइए मुसलमानों में भी देखिए कि वो अंसारी मोहल्ला, शेख जादगान अलग है, सैयदवाड़ा अलग बन रहा है। तो कास्ट का ये वाला डायनामिक भी आप इसे नहीं भूल सकते। हाँ, ये जरूर है कि जब मिडिल क्लास का एक्सपेंशन होता है और जब जब इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जब ट्रेंड होते हैं, तो बहुत सारे लोग वर्टिकल कॉलोनीज में आने के बाद, चूंकि उसे पड़ोसी से मतलब नहीं होता, शहरी या अर्बन जो वर्टिकल कॉलोनीज है, वहां पे कास्ट, रिलीजन, ये सब चीजें बेमानी हो जाती है। आप नोएडा में, गाजियाबाद में ये बात कह सकते हैं, लेकिन सॉरी, जैसे ही आप रूरल एरिया की तरफ बढ़ते हैं, आप इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि मोहल्ले, गांव, गलियां, उनमें जो डिवीजन है वो बहुत एविडेंट है, उसे आप नहीं खत्म कर पा रहे। और ये जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे, तो जिस राइट विंग की बात कर रहे हैं, ये जिस विचारधारा की तरफ से कह रहे हैं कि वो खत्म कर देंगे, और लोग जो है वही लोग प्रॉप करके ला रहे हैं। एक जमाने में मायावती पूरे दलित वोटर की, जो 19.9% हम एक टर्म में जो काउंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। उसी के बीच में से निषाद पार्टी निकल के गई है, ओम प्रकाश राजभर वहीं से निकल के गए हैं, इंद्रजीत सरोज अलग पॉलिटिक्स वहीं से कर रहे हैं, कुर्मियों की एक अलग अलग क्लास है वहां पर। जयंत चौधरी, जाटों का रिप्रेजेंटेशन उनका कभी अभी खत्म नहीं हो रहा है, उनका फिर भी रिकंसोलिडेशन हुआ। हर कम्युनिटी का एक लीडर है, हर कम्युनिटी के एक अपनी एस्पिरेशन है। निषाद पार्टी, आप देखिए गोरखपुर में, मान लीजिए संजय निषाद को क्या आप निगलेक्ट कर देंगे? वो अभी इलेक्शन से पहले, ये तो अखिलेश यादव का नाकारापन है कि वो टैप नहीं कर पाए उस चीज को, वो नाराज थे, उन्होंने मैनेज नहीं कर पाए। या उन्होंने शुरू में वो अम्बेडकराइट्स और सोशलाइट्स की बात तो की शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली जब चंद्रशेखर रावण और जब भी दलित वाले इश्यूज आए, उस पर वो बैकआउट कर गए। उस बैकआउट करने का नुकसान ये हुआ कि दलित वोटर जो इस टाइम जो है लीडरलेस था एक तरीके से। मायावती पिछले 5 साल नहीं, पिछले कम से कम 7 साल से, 2014 से पहले से वो अपने घर से नहीं निकल रही। लीडरलेस कम्युनिटीज जो है उनसे आप कोशिश कहें कि भाई आप जो है कास्ट लाइन खत्म नहीं हुई है, ऑप्शन लेस है। वो अपने आप को रियलाइन कर रहा है लोकल कैंडिडेट के साथ में, लोकल या किसी तरीके से कि जहां पर उसका जो है सेटिंग बनी रहे, या वो रेलेवेंट बना रहे, या उसे कम से कम उसे एट्रोसिटीज का सामना न करना पड़े। और जब बूथ पे आप इसे कह दिए कि नहीं हो रहा है, बूथ पे हम देखते हैं कि बूथ पे ठाकुर साहब खड़े हो जाएंगे, तो ये मायावती का जमाना था, उसका इसी बात का एस्पिरेशन था, या इसी बात की मजबूती थी कि मायावती के जमाने में दलित अपनी मर्जी से वोट डाल देता था खड़े होकर। आप जाके देखिए गांव के अंदर, आप अपनी मर्जी से जिस बूथ पे जो डोमिनेंट कम्युनिटी दूसरे को वोट नहीं डालने दे रही है आज की तारीख, आप कह रहे हैं कास्ट खत्म हो गई है। डोमिनेंस का मसला है, डोमिनेंस और रीअलाइनमेंट के मसले हैं, ये कास्ट खत्म नहीं हो रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।